हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए भारत में यूरोपियों के आगमन पे वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों। इस वीडियो के देखने के बाद अगर यूरोपियों के आगमन से क्वेश्चन आता है सीजीएल, पीसीएस, एमटीएस, एसएस रेलवे, तो आपको इसी वीडियो से मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले के ज़माने में जीपीएस तो नहीं होता था ना। जीपीएस नहीं होता था तो लोग मार्ग ढूंढने के लिए किसी दिशा में निकल जाते थे। इसी तरीके से वास्को डी गामा एक दिशा में निकला और उसने भारत की खोज कर दी और वह जिस मार्ग से फॉलो किया ना, उस मार्ग को उसने केप मार्ग का नाम दिया। और वह भारत में किसी स्थान पर पहुंचेगा ना, तो भारत में वह कालीकट पर पहुंचा था। और कालीकट में कोई राजा, क्योंकि पहले के ज़माने में तो राजा रहते थे, तो कालीकट में जमोरिन नाम का राजा शासन कर रहा था। पहले के राजा जब कोई अतिथि आता था तो उसकी बहुत खातिरदारी करते थे। जमोरिन ने भी वास्को डी गामा का काफ़ी खातिरदारी किया। फिर उसके बाद ये रास्ता पता चल गया। फिर पहले एक पुर्तगाली आए, फिर दो पुर्तगाली आए। इस तरीके से पुर्तगाली भारत में आने लगे और भारत के साथ व्यापार करने लगे। देखिए, उन्होंने सबसे पहले कालीकट से व्यापार स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कोचीन में व्यापार किया, फिर उसके बाद कन्नूर में व्यापार किया। और पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही इसने अपनी, ये राजधानी में ये नहीं होगा दोस्तों, राजधानी कहाँ बनाई? कोचीन में बनाई। आप बाद में पढ़ेंगे कि बाद में कोचीन से गोवा अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था दोस्तों। देखिए, प्रथम गवर्नर पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था। इस कब से कब तक गवर्नर रहा? 1503 से 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था। इसके बाद गवर्नर बना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह 1509 में बना। जब वह हट गया ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर बना। हालांकि यह 1503 में ही भारत आ गया था, लेकिन यह बना 1509 में। इसने ना 9 में बना और 1510 में पहले बीजापुर, देखिए बीजापुर है और प्लस गोवा, ये दोनों एक ही में एरिया में था, तो इसने इसमें से गोवा को छीन लिया। और अपने अधिकार में मिला लिया। फिर उसके बाद आए थे दोस्तों कुछ अन्य गवर्नर आए थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे नीनो डी कुन्हा आए थे, जो कि 1529 से 1538 तक रहे। देखिए, बीच के 1509 के बाद कौन कौन गवर्नर बना, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक गवर्नर बना था दोस्तों। और इसने गुजरात में शासन कर रहा था बहादुर शाह। गुजरात में कौन शासन कर रहा था? बहादुर शाह शासन कर रहा था। और बहादुर शाह से इसने दीव, और दमन और दीव है ना गुजरात में, तो दमन और दीव इसने छीन लिया था। और इसने एक और काम किया था, कोचीन जिस पुर्तगालियों की राजधानी थी ना, कोचीन से राजधानी गोवा शिफ्ट कर दिया था। गोवा सुंदर है ना, इसके लिए। फिर उसके बाद आए थे दोस्तों नेक्स्ट मार्टिन अल्फांसो डी सूजा।
मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। देखिए ये जब गवर्नर बन के आए थे 1529 से 1538 तक नीनो डू कुन्हा था, ये आया था 1542 से 1545 तक। देखिए वो 38 तक था। फिर उसके बाद 39, 40, 41 में कौन रहा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। और इनके साथ एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनके साथ एक संत आए थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। आप सिर्फ जेवियर से याद रखिए दोस्तों, जेवियर को ये लेकर आए थे। और फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया ना, इनका शासनकाल ख़त्म हो गया ना, तो पुर्तगालियों का पतन होना स्टार्ट हो गया। और बाद में केवल उनके पास गोवा और दमन और दीव ही उनके पास बच गया। देखिए गोवा को किसने छीना था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो मतलब जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने छीना। और दमन और दीव को किसने छीना था? अल्फांसो डिसूजा ने। इन दोनों का जो छीना था ना, वो आखिर तक उनके पास रहा था। फिर आता है दोस्तों जब फ्रांसीसियों का पतन होने लगा और रास्ता तो सबको पता चल गया कि इस रास्ते से भारत में आया जा सकता है, तो फिर उसके बाद आए डच आए थे। देखिए अंग्रेज भी आ गए थे। जब डच आए थे ना, तो अंग्रेज भी आ गए थे, लेकिन उन्हें शक्तिशाली होने में थोड़ा टाइम लगा। डच आए थे मार्च 1602 में आए थे डच यहाँ। और इन्होंने, जैसे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी ना, इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फिर उसके बाद और ना पहले ना आप जब किसी भी देश में या फिर कहीं भी आप व्यापार करने जाते हैं, तो वहाँ जो राजा रहता था उसे परमिशन लेना पड़ता था। और इस कंपनी को, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसे 21 वर्ष तक परमिशन मिली हुई थी कि वह पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकता है, संधि कर सकता है, वहाँ आक्रमण कर सकता है। ये सब का उसे अधिकार प्राप्त है। किन देशों के साथ? जो पूर्व दिशा में देश थे, पूर्वी देशों के साथ। फिर उसके बाद डचों ने फैक्ट्रियों की स्थापना करना शुरू किया। देखिए कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जिसकी डेट याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिए 1605 में डचों ने मुसलीपट्टम में फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद उसने 1610 में 5 साल बाद पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की। फिर उसके बाद 6 साल बाद सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। 1605 में मुसलीपट्टम में, और 1610 में पुलिकट में, और 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर उसके बाद कड़िकल में फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों 1645 में। और कुछ भी और इम्पोर्टेंट है, नेगापट्टनम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पटना, बालासोर, बारानगोर, ये सब में 1658 में। देखिए अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि पटना में भी 1658 में फैक्ट्री स्थापित की थी। और लास्ट है कोचीन में 1653 में फैक्ट्री स्थापित की। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले 1605, फिर 5 साल बाद 1610, फिर 6 साल बाद 1616। फिर उसके बाद आ जाता है कड़िकल 1645। देखिए 50 में से 5 घटा दीजिए, फिर 1658, और फिर आता है 1653। देखिए 1605 में फैक्ट्री स्थापित की मुसलीपट्टम में, फिर 1610 में पुलिकट में,
1616 में सूरत में और 1645 में कड़िकल में। 1658 में नेगापट्टम, पटना, बालासोर, बारानगोर, कासिम बाजार और कोचीन में 1653 में। याद हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, पहले पुर्तगाली थे, अब पुर्तगालियों का पतन होने लगा, तो जिस तरीके से पहले पुर्तगाली भारत में छाए हुए थे ना, उस तरीके से अब डच भारत में छा गए। देखिए सबसे ज़्यादा उन्होंने कहाँ पे मतलब कि व्यापार किया, सबसे में हॉट पॉइंट क्या था। जैसे अगर अब किसी को एक्टर बनना है तो हॉट पॉइंट क्या है, मुंबई जाएगा। तो इस तरीके से इनका हॉट पॉइंट क्या था, पुलिकट था। मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार इन्होंने पुलिकट में किया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर नेगापट्टनम था, नेगापट्टनम सबसे हॉट पॉइंट पुलिकट, फिर सेकंड नंबर पर नेगापट्टनम था। फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए दोस्तों। 1759 में जब इन्हें बेदार का युद्ध लड़ा, इन्होंने बेदार का युद्ध लड़ा अंग्रेज और डचों के बीच, जिसमें डचों को मानना पड़ा कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों अंग्रेज़ों के बारे में, क्योंकि डच लोगों ने मान लिया कि हम अंग्रेज़ों से कम शक्तिशाली हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। देखिए, ये थल मार्ग से 1599 में ही आ गया था। अंग्रेज़ भारत में 1599 में आ गया था। और सबसे पहले जो अंग्रेज़ आया था उसका नाम इम्पोर्टेंट है, जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल नाम था उसका दोस्तों। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यह विख्यात थी। देखिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, क्योंकि देखिए डचों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसलिए जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी। देखिए, इस कंपनी की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारी समूह ने किया था 1599 में। मतलब जिसके फाउंडर कौन हुए, तो उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। देखिए, नाम में ही एडवेंचर्स है। मर्चेंट एडवेंचर्स ने 1599 में किया था और रानी एलिजाबेथ से उसे परमिशन मिली थी। देखिए, रानी होते थे जो कि परमिशन देते थे कि तुम कौन से दिशा में व्यापार कर सको। तो रानी एलिजाबेथ से परमिशन लिया था और 1600 में पूर्वी देशों के साथ इस कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार मिल गया। जैसे आजकल अगर आप कोई मकान खरीदते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार से कराना पड़ता है। जब वो रजिस्टर हो जाता है तब उसे आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, मतलब वो लीगल हो गया। इस तरीके से पहले कोई कंपनी स्थापित होती थी ना, तो उसे महारानी से उसे इजाज़त लेनी पड़ती थी। जब वो इजाज़त दे देती थी तो उसके बाद वह बताती थी कि आप किस दिशा में व्यापार कर सकते हैं। ऐसे देखिए, वो कंपनी की स्थापना तो 1599 में ही कर लिया था, लेकिन 1 साल उसे परमिशन लेने में लग गया रानी एलिजाबेथ से। अब उसने परमिशन दे दिया, मतलब एलिजाबेथ बता रही है कि कौन से दिशा में आप व्यापार कर सकते हो। तो एलिजाबेथ से परमिशन लिया इसने कि पूर्वी दिशा में हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आ गया, पूर्वी दिशा में आ गया, तो सूरत में उसने फैक्ट्री कैसे स्थापित की। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने सूरत में फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया था।
देखिए 1600 में ही उसे परमिशन मिल गया था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके दरबार में आया था, क्योंकि भारत में उस वक्त जहांगीर का शासन था। देखिए 1608 में उसने सोचा कि हम ना सूरत में फैक्ट्री खोलेंगे 1 साल। देखिए पहले तो जहाज वहाज थे नहीं, तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो चला होगा 1608 में ही, कैप्टन हॉकिंस, और वह 1609 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और वहां से परमिशन लेने के लिए आता है। लेकिन देखिए उसने परमिशन देने में, ये भी सरकारी काम की तरह करते थे, तो जहांगीर भी 1613 में परमिशन दिया। देखिए 1609 में आया था और 1613 में परमिशन दिया। अगर वो परमिशन नहीं देता तो अंग्रेज आ ही नहीं पाते और भारत गुलाम ही नहीं हो पाता। मतलब यह डिसीजन उसका बहुत ही गलत डिसीजन बाद में शामिल हुआ। देखो सर टॉमस रो एक थे दोस्तों, सर टॉमस रो मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैक्ट्रियां खोलने और व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। देखिए जेम्स प्रथम, देखिए जहाँ पे वो ब्रिटिश लोग रहते थे वहाँ का वो राजा होगा जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आया भारत में और उसने परमिशन मांगी कि हम दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापार करना चाहते हैं, और वो आया था 1615 में। कैप्टन हॉकिंस से 1613 में उसे सिर्फ सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जो था वह 1615 में आया था कि हम सूरत के अलावा और विभिन्न क्षेत्रों में भी व्यापार करना चाहते हैं। देखिए जब अंग्रेज थे ना तो डेनिस भी आए थे। देखिए सब लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो डेनिस भी आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से 1616 में आए थे, और इन्होंने तमिलनाडु में स्टार्ट किया। सबसे पहले व्यापारिक केंद्र तमिलनाडु के तैकोबर से स्टार्ट किया। तैकोबर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, 1620 में स्टार्ट किया। फिर उसके बाद सेरामपुर जो कि बंगाल में पड़ता है, 1676 में यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट किया। देखिए अंग्रेज़ों का कितना डर था, इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कहीं भी व्यापार करने के लिए। पहला उसने 1620 में किया, फिर सैरामपुर जो कि बंगाल में पड़ता है वहाँ 1676 में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1854 में, लेकिन देखिए दोस्तों 1854 में अंग्रेज़ों ने ऐसा उन्हें बोला कि जो आपने तमिलनाडु में ख़रीद के रखा है, अपना व्यापारिक केंद्र बनाया है, अपना बिजनेस खड़ा किया है, अपना कंपनी खड़ा किया है और तमिलनाडु में और बंगाल में, वो हमें बेच दीजिए। उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से अंग्रेज़ों ने 1854 में डचों की व्यापारिक कंपनियों को ख़रीद लिया। देखिए पैसे कितने दिए वो पता नहीं दोस्तों, लेकिन ख़रीद लिया। फिर फिर आता है फ्रांसीसी आते हैं दोस्तों, जो कि 1664 में आया। 1664 में आया। इसने ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री फ्रांसीसी कैरन द्वारा 1664 में सूरत में स्थापित की गई। देखिए इसलिए सूरत में बहुत ज़्यादा आजकल भी फैक्ट्रियाँ हैं दोस्तों, क्योंकि सूरत में फ्रांसीसियों ने भी स्थापित किया था, अंग्रेज़ों ने भी स्थापित किया था और यहाँ तक कि डचों ने भी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1664 में ही स्थापित कर दिया और मछलीपट्टनम में भी इसने फैक्ट्री लगाई। देखिए डचों ने भी मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई थी और फ्रांसीसियों ने भी मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन डचों ने 1605 में लगाई थी और इसने 1664 में लगाई। देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए सूरत में और मछलीपट्टनम में, सूरत में फ्रांसीसियों ने फैक्ट्री स्थापित की 1664 में, जबकि डचों ने कब स्थापित की? डचों ने स्थापित की थी 1616 में। मछलीपट्टनम में भी
फ्रांसीसियों ने स्थापित किया 1664 में और डचों ने स्थापित किया था 1605 में। ऐसे रिलेट करके याद करेंगे दोस्तों तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर भारत में फ्रेंच शक्ति 1720 से 1742 के बीच ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजबूती मिली थी। उस समय गवर्नर कौन था? लेनोइर और डुमास था। इतना अंतराल में लेनोइर और डुमास का गवर्नर था। देखिए अब फ्रांसीसी अपना व्यापारिक क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे। अब उसने मालाबार, जो कि केरल में पड़ता है दोस्तों, मालाबार के माहे कोरोमंडल के यनम और तमिलनाडु के कारिकल, इन तीनों में 1739 में अधिकार कर लिया था। मालाबार के माहे, कोरोमंडल के यनम और तमिलनाडु के कारिकल में 1739 में फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया था। कोरोमंडल के फिर उसके बाद 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्लेक्स आया था। डुप्लेक्स आया था दोस्तों। फिर इसके बाद कर्नाटक युद्ध शुरू होता है अंग्रेज और फ्रेंच के बीच, कर्नाटक युद्ध। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की हार हो जाती है दोस्तों। ये कर्नाटक युद्ध के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। होप है आपको ये याद हो गए होंगे। अगर आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।